तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंदर सेकेंड यूनिट का 4th चैप्टर समंकों के संकलन के अंदर जो समंकों के संकलन की विधियां हैं, प्राथमिक विधियां होती हैं। उनमें 5 विधि हैं। पहली विधि थी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जिसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था। आज हम पढ़ेंगे उसके गुण दोषों के बारे में। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके गुणों की। तो इस विधि द्वारा संकलित समंक मौलिक होते हैं, यानी जो हमारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के अंदर जो आंकड़े या जो समंक इकट्ठे किए जाते हैं वो मौलिक होते हैं। मौलिक का मतलब हो गया जैसे आंकड़े हमने इकट्ठे किए सेम वैसे के वैसे, उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। दूसरा, इसके अंदर जो संकलित समंक होते हैं, यानी जो भी आंकड़े हमने इकट्ठे किए वो पूरी तरह विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर आंकड़े इकट्ठे करता है, तो यह पूर्णतः विश्वसनीय होते हैं। अगला है समंकों का संकलन सजातीय तथा एकरूप होता है, यानी जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है इसके अंदर समंकों का संकलन चूंकि एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यानी अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर अपने अनुसंधान से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है, यानी वह स्वयं ही आंकड़े एकत्रित करता है। तो ऐसी स्थिति में जो समंक है वो सजातीय होते हैं, एक जैसे होते हैं और एक रूप होते हैं, यानी उनके अंदर एक रूपता बनी रहती है। अगला है इस विधि में लोचशीलता होती है। तो प्राथमिक प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में लोचता का गुण पाया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता आवश्यकता पड़ने पर अपने समंकों में थोड़ा बहुत संशोधन करके, यानी उनको थोड़ा बहुत काट छाट करके और सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। अगला है इस विधि के द्वारा सत्य तथा विस्तृत जानकारी प्राप्त करना संभव होता है, यानी जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है इसके द्वारा जो भी हम समंक इकट्ठे करते हैं वो सत्य हो पूरी तरह से सत्य होते हैं, और उनमें जो जानकारी अनुसंधानकर्ता को चाहिए होती है वो संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी इसके अंदर होती है। अब इसी क्रम में इसके दोषों की बात करेंगे। तो जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है उसका सबसे बड़ा दोष है कि यह सीमित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, यानी अगर हमारे अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा है तो हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। इस विधि का प्रयोग केवल तभी हो सकता है जब अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो या स्थानीय हो। अगला है इस विधि में समय व धन अधिक लगता है, यानी जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है इसमें हमें समय भी अधिक लगेगा और हमारा धन भी खर्च होगा, क्योंकि इसमें जो अनुसंधान करता है वह अनुसंधान के क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से जाके अपने अनुसंधान से संबंधित व्यक्तियों से मिलता है, जिसमें उसे समय भी अधिक खर्च करना पड़ेगा, परिश्रम भी अधिक लगाना पड़ेगा, और साथ ही बार बार आने जाने पर उसका धन भी अधिक व्यय होगा। अगला है इस विधि में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना रहती है, यानी जब प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तियों के संपर्क में होता है तो ऐसे में पक्षपात की संभावना बनी रहती है, और जिसके कारण जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, अनुसंधान के जो परिणाम प्राप्त होंगे वो एकागी होंगे और सही नहीं होंगे, यानी वो गलत होंगे। इसी क्रम में अगला है सीमित क्षेत्र होने के कारण यह भी संभव है कि संकलित समंक पूरे समग्र का सही प्रतिनिधित्व न करे, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रमात्मक निष्कर्ष प्राप्त हों। यानी जो आंकड़े प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो सीमित क्षेत्र से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, और ऐसे में जो सीमित क्षेत्र से आंकड़े एकत्रित किए गए वह पूरा क्षेत्र का या पूरे अनुसंधान का प्रतिनिधित्व करें, यह सही नहीं है। और यदि मान लीजिए ऐसा किया जाता है तो इसके जो परिणाम होंगे वो भ्रम पैदा करने वाले, संदेह की स्थिति उत्पन्न करने वाले होंगे। सो स्टूडेंट, आपको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुणदोष समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित डाउट या क्वेरीज के लिए आप मुझसे संपर्क करें। सो थैंक यू।